गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ सीए इंटर इनकम टैक्स। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली थी। सेक्शन 9 पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें मैंने आपको मतलब वो तो रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस फी, ये सब चीज़ें तो हमने उससे पिछले लेक्चर में सीख ली थी। काफ़ी चीज़ें सीख ली थी हमने ऑलरेडी, डीम्ड टू ग्रो राइज इन इंडिया वाली। अब उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 68 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर 11 हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था, इसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके कितने पॉइंट करवा दिए थे मैंने? पहले 3 पॉइंट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, 4th पॉइंट मैं ही आपसे अभी डिस्कस करूंगा। आइए 4th पॉइंट पे, बिजनेस है जापान में, मैनेज हो रहा है वहां से, पैसे रिसीव हुए हैं जापान में, तो भाई 70,000 रुपीज फॉरेन इनकम कह सकता हूं इसे मैं, एक्रूइंग राइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, यस और नो? तो मैनेज फ्रॉम देयर, रिसीव्ड भी देयर है, पैसे मिले भी वहां है, मतलब फॉरेन इनकम है। आरओआर के लिए पक्का टैक्सेबल, एनआर के लिए पक्का टैक्सेबल नहीं है। एनओआर के लिए सिर्फ 2 केस में टैक्सेबल होती थी, या तो बीसीआई या पीएसआई, ये दोनों में से कोई नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे डैश, यस और नो? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई कंट्रोल चाइना, सॉरी चाइना हर चेन्नई भाई थोड़ी, चाइना कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, प्रॉफिट्स रिसीव्ड इन चाइना। पहले मेरे को बताओ, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, इसको मैं इंडियन इनकम बोल दूं? जी नहीं, बदतमीज ना हो, बोल बोल के थक गया मैं यहाँ पे कि अगर बिजनेस सिर्फ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है वो इंडियन इनकम नहीं है। वो सिर्फ जो 2 अमेंडमेंट्स आई थी ना, फाइनेंस एक्ट 2020 वाली, सिर्फ वहां इनको इंडियन इनकम माना हुआ है। कहते यस सर, इंडिया से कंट्रोल हो जाने से इंडियन इनकम नहीं बन जाती, मैं यही बता रहा हूं आपको। कितनी बार ये पॉइंट मैंने रिपीट करा यहां। सर पोयम कहां से आ गया यहाँ? कंपनी ऐसी थोड़ी है, क्या बात कर रहे हो? और पोयम वाला, अब ये इस चैप्टर में ना यही प्रॉब्लम आती है बच्चे को। अगर आप सत्संगियों की तरह सुनते हो ना, सब कुछ समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन जब एप्लीकेशन करने पे आओगे, अपना ही प्रवचन में आपने सुना होता है कुछ और ही। पोयम कहां से आ गया यहाँ? कविता सुनाऊं मैं तुम्हें यहाँ? और दूसरी बात, पोयम इनकम के लिए थोड़ी है, पोयम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। पोयम का कंसेप्ट आपको टाइप ऑफ इनकम थोड़ी बताता है, कहता पोयम लग गया इसलिए इंडियन इनकम है। अब मैं क्या करूं? थोड़ा ध्यान से सुनो प्लीज, कंसंट्रेशन लेवल हाई। ये फाइनेंस एक्ट 2020 वाली जो 2 अमेंडमेंट्स थी ना, वहां लिखा होता है इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सेप्ट बीसीआई और पीएसआई। सिर्फ वहां पे बीसीआई और पीएसआई को फॉरेन सोर्सेज इनकम नहीं माना गया, जो वो 15 लाख वाली लिमिट निकालनी है। समझ रहे हो? वैसे अगर आप बिजनेस सोचो, खुद सोचो, आप बिजनेस कर रहे हो चाइना में और प्रॉफिट भी रिसीव हो रहे हैं चाइना में, तो एक्रू राइज कहां होगी इनकम? चाइना में। तो ये कौन सी इनकम है सर? फॉरेन इनकम है। सुन रहे हो? और फॉरेन इनकम एनआर के लिए तो कभी टैक्सेबल नहीं होती, कभी भी नहीं होती। एनओआर के लिए हो सकती है, या तो बीसीआई वाला केस हो या पीएसआई। ये तो बीएसआई वाला केस है। कितनी अमाउंट है? बीएसआई क्या हुआ, बीसीआई 2.5 लाख, और 2.5 लाख आरओआर ने तो भाई टैक्स भरना ही भरना है। ये फॉरेन इनकम है, प्लीज ध्यान रखिएगा। समझ आ रही है मेरी बात? यस और नो? एफ पॉइंट पढ़ता हूं ऊपर से, बिजनेस इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 40,000 रिसीव्ड इन इंडिया। तो मैं काम करता हूं, इसके ना टुकड़े कर लेता हूं, कुछ पोर्शन रिसीव्ड इन इंडिया, हाँ कि ना, और कुछ पोर्शन रिसीव्ड इन जर्मनी होगा अगर क्वेश्चन साइलेंट है। जितना पोर्शन तो रिसीव्ड इन इंडिया है वो तो बन गई इंडियन इनकम, बाकी कितना बच गया? 1,60,000। आरओआर के लिए टैक्सेबल है, एनआर के लिए कभी टैक्सेबल नहीं होगा, फॉरेन इनकम है। और एनओआर के लिए भी ये टैक्सेबल हो जाएगा,
क्योंकि बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली है। यस और नो? प्रोफेशन इन सिडनी, सेटअप इन इंडिया, ये आ गया पीएसआई। है ये भी फॉरेन इनकम बच्चों? है ये भी? यस और नो? कितनी अमाउंट है? 120 पे आरओआर पक्का टैक्स देगा, एनआर पक्का टैक्स नहीं देगा, एनओआर टैक्स देगा, क्योंकि ये पीएसआई वाला केस है। टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, बात ही खत्म होगी। सर्विस इंडिया में रेंडर करी है, अमाउंट भी इंडिया में रिसीव करी है, कोई इंतु परंतु है ही नहीं इसमें। तीनों स्टेटस के लिए ये तो टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट लंदन में रिसीव हुई है क्या? एक मिनट, अच्छा एक चीज और, यहां पर लिखा हुआ है रिसीव्ड इन सिडनी ऊपर वाले में, बट अमाउंट वाज स्पेंट इन इंडिया। एक सेकेंड, जो जी पॉइंट है ना सर, स्पेंडिंग इज इररेलेवेंट। भाई अमाउंट कहां स्पेंड कर रहे हो उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, कमा कहां रहे हो उससे फर्क पड़ता है। अब अगर मैं इंडिया में कमाई करके उसे अमेरिका में जाके खर्च कर दूं तो अमेरिका वाले मुझसे इनकम टैक्स थोड़ी मांगेंगे। सुन रहे हो? तो अगर किसी बच्चे ने ये देखकर टैक्सेबल कर दिया ऐसे एनआर के लिए भी, है कोई बच्चा ऐसा? एक बच्चा है, आप भी हैं, दो और आपने की है। आई होप आपको गलती समझ में आ गई है। यस और नो? भाई जो लाइव लेक्चर में जुड़े हुए हैं वो भी बता दो, जी पॉइंट में किसी ने गलती तो नहीं करी है? स्पेंडिंग को देख के कहीं से इंडिया में टैक्सेबल कर दिया हो? यहां तो बच्चे बरामद हुए हैं ऐसे। अगर उसमें ऐसे नहीं होता कि एनआर में कोई सर्विस रेंडर करी, वो जो सर्विस है वो इंडिया में। सर सर्विस का तो पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, यह तो प्रोफेशन सिडनी में कर रहा है वो। अगर इंडिया में सर्विस रेंडर कर रहे होंगे वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगी। अब सुनो, टेक्निकल सर्विस इन्होंने इंडिया में रेंडर करी है, अमाउंट लंदन में रिसीव करी है। एक सेकंड, ये थोड़ा गलत लिख, हाँ उसे ठीक कर लो, उसे ठीक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक काम करिए, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन लंदन, ऐसे कर लो। अब ठीक है, पहले बताओ क्या ये इंडियन इनकम की कैटेगरी में आएगी? जी हाँ, सर्विस इंडिया में आके रेंडर करी है आपने। यस और नो? कितनी अमाउंट है? 170, तीनों के लिए टैक्सेबल? यस और नो? उसके बाद आपने यूके डेवलपमेंट बॉन्ड्स लिए, ज्यादा ही यूके वालों को डेवलप करने लगे हो आप लोग, और अमाउंट भी यूके में क्रेडिट हुई है, फॉरेन इनकम है? यस और नो? अमाउंट? भाई आरओआर को तो टैक्स देना पड़ेगा, एनआर बिल्कुल टैक्स नहीं देगा, और एनओआर भी यहां पे टैक्स नहीं देगा। यस और नो? इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विद एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन कोरिया, रिसीव कहां हुआ है मैटर नहीं करता, कौन सी कंपनी इंटरेस्ट दे रही है? इंडियन कंपनी। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये भी मान सकते हैं इंडिया में पैसा कहीं ना कहीं यूज होगा। वैसे लोन वाला पॉइंट नहीं है, डिपॉजिट्स का पॉइंट है, तो इसको तो हम टैक्सेबल करेंगे इंडिया में। कितनी अमाउंट है? 35,000, तीनों स्टेटस के लिए टैक्सेबल है। यस और नो? भाई पॉइंट नंबर के पढ़ते हैं एक बार, क्या है पॉइंट के? बोल रहा है जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स लिए हैं आपने, आधा अमाउंट रिसीव इन इंडिया है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं रिसीव्ड इन इंडिया। कितनी अमाउंट है रिसीव्ड इन इंडिया वाली बताना? हाफ कर दिया, 85 तो हो गया तीनों के लिए टैक्सेबल। ऐसे मत करा करो, 8500 बोला करो, पहले 85 ना बोला करो, मैं ज्यादा जीरो लगा देता हूं। नहीं, मेरी सोच बड़ी है। 8500, समझ रहे हो मेरी बात? इसके बाद रिसीव कहां हुआ? बाकी रिसीव्ड इन कोरिया, की जर्मन है, लिखा हुआ है कोरिया, कैसे बदतमीज हो। रिसीव्ड इन जर्मनी, कोरिया कहां से आ गया? वो पिछला चल रहा उनका भी, कोरिया से बाहर नहीं निकल पाई हैं, इन्हें नॉर्थ कोरिया भेजना पड़ेगा। कौन सा है वो? किम जोंग। हाँ जी, कितनी अमाउंट है? 8500, यहां टैक्सेबल हो जाएगी, इन दोनों के लिए नहीं होगी। यस और नो? चलो पहले एक बात पूछता हूं आपसे, किस किस के अभी तक सारे के सारे पॉइंट सही हुए? सर मैंने क्या पूछा? एक गलत हुआ? मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा सारे किसके सही हुए अभी तक? 3 बच्चे, बाकी सबका कुछ ना कुछ गलत हो गया है। गलती समझ में आ गई सबको? आपने होमवर्क करा हुआ है? नहीं। आपने? क्यों? डांट दूं? डांटना मैं क्या करूं फिर? और ऐसे मैं डांट दूंगा किस दिन लाइव लेक्चर बंद करके। चलते हैं आगे। हाँ ये कर दिया करूंगा मैं। डिविडेंड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, मेरी बात सुनो, फॉरेन कंपनी
भाई जब डिविडेंड मिल ही इंडिया में गया, बात ही खत्म, इंडियन इनकम है, सेकंड कैटेगरी बन गई इनकम की। व्हाट इज द अमाउंट इज द 25,000 इज द, तीनों के लिए टैक्सेबल है इज द। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, भाई कहीं भी रिसीव हो रहा हो, सोर्स इंडियन कंपनी है, अमाउंट कितनी है 20,000, तीनों के लिए टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम अ ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, ये बाहर का है, फॉरेन इनकम है, अमाउंट आरओआर के लिए टैक्सेबल, एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं है। एलटीसीजी हुआ है इक्विटी शेयर्स की सेल पे, रेकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एसटीटी पेड है, कुछ याद आ रहा है 112A सेक्शन, स्पेशल इनकम है भाई ये। हालांकि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, पर एक फर्क पड़ता था, अगर आपको याद हो, 1 लाख रुपए तक इस इनकम पे टैक्स नहीं लगता था। 1 लाख से ऊपर वाली इनकम पे टैक्स रेट क्या था, मैं टैक्स रेट भूल गया, 10%, 15 नहीं था, 15 एसटीसीजी पे था, 10% था, कंसेशनल रेट था। अब मैं आपसे पूछता हूं गेन है कितना, पहले बताओ। ये बताया कहां पे सेल हुई है, इंडिया में हुई है, कुछ साइलेंट है क्वेश्चन, चेक करो। इंडिया, तो इंडिया का ही मान के चलें हम, ये इंडियन इनकम ही मान के चलें, ठीक है। तो 1,40,000, बताओ 1,40 दिखाऊं या 40 दिखाऊं, 1,40 या 40, एक बार 40, 1,40 पूरा 1,40, 40 नहीं, 1 लाख से ऊपर का टैक्सेबल था। इनकम सारी शो करनी है, लेकिन जब हम टैक्स निकालेंगे ना, तो टैक्स ऑन नॉर्मल, सॉरी टैक्स ऑन स्पेशल इनकम जब हम निकालेंगे, वहां 1 लाख माइनस करके आप उसके ऊपर 10% लगाते थे। ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखा रखी है। वैसे किस किस ने घर पे सोचा था कि 40 दिखाने के, 1,40,000 दिखाने के, आया नहीं दिमाग में, 1-2 बच्चों के दिमाग में आया, चलो अच्छी बात है, जिनके नहीं आया उनका बाई चांस ठीक हो गया। ठीक है, 1,40 तीनों के लिए टैक्सेबल कर दूं, बोलो बोलो बोलो, यस सर, इंडियन इनकम है सर, 1,40 तीनों के लिए टैक्सेबल कर दो, बोलो क्लियर है, यस और नो। कैपिटल गेन ऑन सेल, अच्छा इसके साथ मैं लिख भी देता हूं, कवर्ड अंडर सेक्शन 112 है, वैसे लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कवर्ड अंडर सेक्शन 112A। सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इन यूएसए रिसीव्ड इन यूएसए, बेटा ऐसा है, कौन सी कंपनी है, इंडियन कंपनी, सीधा कहां क्रोराइज करेगा, इंडिया में। अमाउंट प्लीज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए रिसीव्ड देयर, पॉइंट नंबर क्यू है ना, एक सेकेंड, कुछ लिखा है इन्होंने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये ना हम मान के चल रहे हैं कि जो इनकम दे रखी है ना, ये कंप्यूटेड इनकम है, मतलब कैलकुलेट करके दे रखी है, क्योंकि ना रेंटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस वगैरह मिलती हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी इनकम निकल के आती है, हम मान के चल रहे हैं कंप्यूटेड इनकम है, ठीक है। अच्छा, बाद में रेमिट इंडिया में हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम, तो फॉरेन इनकम आरओआर के लिए टैक्सेबल, यस और नो, हाँ कि ना, एनआर के लिए नॉट टैक्सेबल, और एनओआर के लिए भी यहां पे नॉट टैक्सेबल। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन मलेशिया, ठीक है, और नहीं, कौन सा वाला पॉइंट है, हाँ, 1/5 रिसीव्ड इन इंडिया, तो 1/5 बताना कितना आया, रिसीव्ड इन इंडिया, और बाकी कहां रिसीव हुआ होगा, रिसीव्ड इन मलेशिया, कोरिया में नहीं, ठीक है। 1/5 कितने हैं, 66,000 के 6600, हाँ, तो मैं तो 10 एक्स्ट्रा लगा ही देता हूँ, 6600, और बाकी कितना रह गया, 26,400, तो 26,400 सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, यस और नो, यस और नो। सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया, सस्ता पॉइंट, अगेंस्ट हाफ ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड इन यूके, ऐसा है बेटा, जो सैलरी रिसीव इंडिया में होगी, आपने सर्विस जहां मर्जी रेंडर करी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सैलरी इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, यस और नो। तो ये आपका आ जाएगा 90,000। वैसे देखो इस वाले पॉइंट में आज की डेट में प्रैक्टिकल इशू क्या चल रहा होगा, सोच के देखो, जो लोग अभी कोविड के चक्कर में इंडिया से बैठ के काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर वैसे फॉरेन एम्प्लॉयड हैं, अब सोचो एक्चुअल में वो वहां के एम्प्लॉय होंगे, लेकिन कंपनी ने उनको ऑप्शन दे दी कि चलो आप इंडिया से बैठ के काम कर लो, काम वो सारा कुछ दुबई या सिंगापुर के लिए कर रहे हैं, हो सकता है उनका इंडिया में बैंक अकाउंट भी हो, और इंडिया के अकाउंट में उनके पैसे सीधा ट्रांसफर हो रहे हो सैलरी के,
अब इस प्रोविजन के हिसाब से तो आप क्या बोलोगे, सर्विस जहां मर्जी रेंडर करी हो, आपने इंडिया में सैलरी रिसीव कर ली, हम इसे टैक्सेबल करेंगे इंडिया में। लेकिन वो कंट्री क्या बोलती होगी, अरे भाई सर्विस तो हमारी कंट्री, सोर्स हमारा है, तो हमें भी टैक्स मिलना चाहिए। आज की डेट में ऐसे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। ये पॉइंट में तो जहां यहां पे प्रैक्टिकली अगर आप सोचो प्रॉब्लम क्या आएगी, इंडिया कह रहा होगा हमें टैक्स दो, सैलरी इंडिया में रिसीव होगी, वो कंट्री क्या बोल रही होगी, जॉब तो यहां करी है। चलो वर्क फ्रॉम होम वाला तो एक और एडवांस इशू है। इस पॉइंट में सोचो, जो इस पॉइंट में लिखा हुआ है, इस पॉइंट में तो ये लिखा हुआ है सैलरी वहां रेंडर करी है, पैसे इंडिया में रिसीव कर लिए, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो कंट्री क्या बोलेगी, पैसे कहीं मर्जी मिले हो, सर्विस यहां रेंडर करी है, हमें टैक्स दो। इंडिया का बोलेगा सैलरी कहां रिसीव करी है, इंडिया में, इंडिया को टैक्स भरो। तो ऐसी चीजों के लिए मैंने आपको बताया था, या तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं कंट्रीज के बीच में, या फिर अगर कहीं पे 2 बार टैक्स लगता भी है तो आपको एक कंट्री में उसका रिलीफ मिलता है, रिबेट मिलता है। इस तरह की चीजें हैं, बट वो हमारे सीए इंटर के सिलेबस में नहीं। ये सारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस का एक टॉपिक है पूरा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, इंटरनेशनल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वहां ये चीजें कवर होती हैं। अमाउंट बताइए कितनी है, 90, तीनों के लिए टैक्सेबल है, यस और नो। पेंशन फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर इन इंडिया, यानी कहां जॉब कर रहे थे पहले आप, इंडिया में, और अब कहां रिसीव हो रही है वो, ऑस्ट्रेलिया में। बताओ ये कहां क्रूराइज करेगी, इंडिया में। पढ़ा हुआ है आपने पॉइंट, कितनी अमाउंट है, तीनों के लिए टैक्सेबल। हाँ जी बोलो सर। वो ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं अगर, या जजेस हैं, वही वाला कह रहे हो ना, और अगर वो बाहर सेटल्ड हैं तो उनके लिए पेंशन एक्रूराइज इंडिया में नहीं करेगी। ये कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या यहाँ कौन सा कोई जजेस हैं, ये तो नॉर्मल प्रोविजन लगेगी। यहाँ नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलती है कि अगर किसी आदमी ने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी थी और उसके अगेंस्ट अगर उसे बाद में पेंशन मिलती है, कहीं भी मिले, वो एक्रूराइज इंडिया में करेगी। ये प्रोविजन लगा रहे हैं हम, यस और नो। पॉइंट नंबर यू, क्या करूं इसका, बोलो बोलो, चलेगा। एग्जाम अंडर सेक्शन 10(1), यस और नो। इसको भी यही लिख दें, नेपाल वाले को नहीं, इसको डैश करो, इसको डैश करो, सही कह रहा हूं। फॉरेन इनकम है, व्हाट इज द अमाउंट, इज द लिख दी। इसका क्या करूं, बोलो, डैश डैश डैश। ये तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेटस में से इनकम नहीं मानना, यस और नो। पास्ट फॉरेन अनटैक्स प्रॉफिट्स कल किया था डिस्कस। इसका क्या करूं, गिफ्ट रिसीव्ड ऑन मैरिज, दोस्तों से मिला है, वेडिंग है सर। अच्छा ध्यान रखना, कई बार ना क्वेश्चन बेवकूफ बना देता है, वेडिंग एनिवर्सरी पे मिला है। बेटा वेडिंग एनिवर्सरी तो हर साल आई जाएगी, हर साल ही आपको फिर ब्लैक व्हाइट करी जाओगे, सिर्फ मैरिज एनिवर्सरी में कोई दिलचस्पी नहीं है इन्हें, बकरा कटना चाहिए कहते हैं समझ आ रही मेरी बात। एनीवेज, तो एनिवर्सरी में कहते मजा नहीं है, यस और नो। तो मैरिज होनी चाहिए भैया, ठीक है, लाइट सेंस में कहा है, वैसे बड़ी अच्छी चीज है, डोंट वरी हाँ जी, तो मैरिज का क्या करूं, बोलो, डैश डैश डैश, यस और नो। फादर साहब, फादर रिलेटिव की डेफिनेशन में आए, ये बता रहा हूं मैं आपको, वैसे पता ही होना चाहिए अगर ये भी रिश्तेदार नहीं है तो भैया चांटे बहुत पड़ेंगे आपके। एनीवेज, तो इसको भी डैश कर दूं, हाँ कि ना। यार दोस्त बर्थडे पे गिफ्ट देके बताओ कितने का देके देखना, कितना अमाउंट है, 51,000 का शगन डाल के ऐसे दोस्त सबको दे भगवान। बताओ दोस्त लोग और मैरिज भी नहीं है तो 50 से ऊपर चला गया, पूरा टैक्सेबल कर दूं, यस और नो। पढ़ा हुआ है आपने, तो 51,000 का शगन आपके लिए हो जाएगा टैक्सेबल। अदर सोर्सेज इनकम में जाता है, और किस रेट पे टैक्स लगता है इस पे, स्लैब रेट बता रखा है मैंने आपको। हाँ जी सर, देखो गिफ्ट तो गिफ्ट है, जिसको भी गिफ्ट मिल रहा है उसको गिफ्ट मिल रहा है, टैक्सेबल है, ऐसा कुछ वहां पे मनाही नहीं है सर। ऐसा भी नहीं लिखा कि नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हो गिफ्ट मिला कहाँ है, हाँ चलो ये चीज आपकी जेन्युइन है। हम एक काम करते हैं, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड्स ऑन बर्थडे इन इंडिया। अब ठीक है, क्योंकि अगर गिफ्ट इंडिया के बाहर मिल रहे हैं तो फिर वो फॉरेन इनकम हो जाएगी। सही कह रहे हैं, ये इंडिया में मिल रहे हैं, ठीक है बात। अगर फॉरेन इनकम होती फिर एनओआर के लिए या एनआर के लिए हम टैक्सेबल ना करते। ये बात इनकी जेन्युइन है, सुबह से एक बात इन्होंने जेन्युइन करी है वो मैंने बोल दी, बहुत अच्छी बात है, यस बहुत बढ़िया, ठीक है जी। क्लियर है ये पॉइंट सबको,
यस और नो? एक काम और करूं मैं, यहां पे ना एक काम करता हूं, जो ये 2 पॉइंट हमने डैश डैश वाले लिखे ना, नॉट टैक्सेबल एज पर सेक्शन, बोलो कौन सा था? 56(2)(10। इन चारों पे, ये 6 पे ये पॉइंट कॉमन लग रहा है कि 56(2)(10 के हिसाब से टैक्सेबल नहीं है। एक मैरिज वाले पॉइंट ने बचा लिया और एक बचा लिया रिश्तेदार वाले पॉइंट ने, रिलेटिव। यस और नो? समझ आया भाई सारा? क्लैरिटी है क्वेश्चन में? अच्छा जी, अब मेरे को ये बताओ, ये जो इसके नीचे एग्जांपल दे रखा था 70 पेज पे, क्या ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ के देखा आज? इसको मैंने आपको कहा था कि जरूर पढ़िएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि एग्जाम की प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है आपने, तो इसमें आपको एक बड़ा अच्छा एक आइडिया मिलेगा। मैं बताओ जी, इसमें क्या आपको क्या दिक्कत आई कुछ क्वेश्चन में, या ठीक रहा? एक सेकंड मैं देख लेता हूं पहले। इंडियन सिटीजन है पहली बात तो क्वेश्चन में, अच्छी बात है, और वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। बताओ इससे क्या पता लगता है, इस लाइन से, फॉर द फर्स्ट टाइम। एक बात आता हूं, अगर ये कहीं बेसिक कंडीशन पूरी कर गया तो पक्का पक्का आरओआर बनेगा, सोच लो आप, क्योंकि एडिशनल कंडीशन दोनों पूरी कर देगा ये। जब पहली बार इंडिया छोड़ के जा रहा है तो एक तो 730 डेज भी इंडिया में रह जाएगा, और 10 में से 2 ईयर्स रेजिडेंट भी होगा पक्का पक्का। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसे देखते ही आपको पता लग जाए कि अगर ये आर बना तो पक्का ओ आर बनेगा। चलो बताओ, उसे स्पेशल कैटेगरी में कवर करोगे? जी हाँ, इंडियन सिटीजन है और इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ये स्पेशल कैटेगरी नंबर 1 में आ गया। इसमें था वो 120 दिन वाला पॉइंट नहीं, वो पता किसमें था? एक इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया के बाहर सेटल्ड है, वो अगर इंडिया आता था, उसके अंदर एक एक्सेप्शन डाली थी इन्होंने 120 दिन वाली। यहां आपने सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, 182 डेज और मोर। और मैं आपको बताऊं, अगर वो 22 सितंबर को ही इंडिया छोड़ के चला गया तो वो 182 डेज नहीं रह रहा होगा इंडिया में, पक्का है, क्योंकि 30 सितंबर को आके तो आधा महीना पूरा होता है, समझ रहे हो? तो 180 दिन 182 दिन कहां से रह जाएगा वो? और दूसरी कंडीशन, क्योंकि इसकी चेक ही नहीं करनी, तो ये एनआर बनेगा। और जैसे ही आपको स्टेटस पता लग गया, अब आपको एक एक करके इनकम्स पढ़नी है और एनआर के हिसाब से आपको आंसर करना है। जो जो इसकी फॉरेन इनकम्स हुई उसे नॉन टैक्सेबल करते रहना, और जो जो इसकी इंडियन इनकम्स हुई उन्हें टैक्सेबल करते रहना। अब मेरे को बताओ, क्या इनका आंसर आपको पढ़ के पूरी एक एक शब्द में इनके, मैं एक बार देखो उन्होंने किस तरह की शब्दावली लिखी है। ये ना सारा एमटीपी का आंसर है, एमटीपी अप्रैल 19, तो ज़्यादा पुराना पेपर का नहीं है, 7 मार्क्स का। और मेरे को बड़ा अच्छा इनका आंसर लगा क्योंकि हर पॉइंट के साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। ये आपका एक्चुअल में आपका मॉडल आंसर है, जिस तरह का वहां हम चाहते हैं कि आप लिख के आए। समझ आ रही है मेरी बात? और अक्सर मैं यहाँ पे देखता हूँ फेस टू फेस क्लासेस में भी बच्चों को, बच्चे वही आदत, सर हमने कैलकुलेटर पे कर लिया था सर, हमारा आंसर मैच हो गया था सर, हमने लिखा नहीं सर, लिख के नहीं करा सर, हो गया सर, बस हो गया। पेपर में लिखा नहीं जाता, और खासकर नोट्स तो बिल्कुल नहीं लिखे जाते बच्चों से। तो ये मैं आपको पहले ही एक चेतावनी दे रहा हूं कि कोशिश करिए कि जो मैं आपको क्वेश्चंस कहता हूं घर से लिख के करो, उन्हें जरूर रफ कॉपी के अंदर लिख के करो। एंड में आपके एक ही चीज की कमी बचती है, वो है समय, और किसी चीज की कमी नहीं रहती सीए इंटर में। तो अभी आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में क्योंकि चीजें जब ज्यादा हो जाती हैं, बर्डन पड़ जाता है, फिर लिखने का टाइम मिलता ही नहीं है, फिर आप चाह के भी लिख नहीं पाते हो। समझ आ रही है बात? तो एक बार मैं इनका आंसर पढ़ के देखता हूं। पहले इन्होंने देखो 61 लिख दिया, फिर उन्होंने बोल दिया, ना इस तरह लिखते हैं लैंग्वेज कि अगर ये ऐसा वाला बंदा है स्पेशल कैटेगरी वाला, तो हम लोग उसका 182 डेज चेक करते हैं, 60 वाला नहीं पॉइंट चेक करते, हम 182 वाला चेक करते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख देना कि 182 डेज अगर वो रहेगा तो ही वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा, ठीक है। अब इस केस में तो उसके 175 डेज हैं, ठीक है, और उसके बाद 182 नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट हो गया। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? अब ये आंसर आपको बताओ सारा समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बोलो। सारे नोट में देखो इन्होंने सबसे पहले सेक्शन 5(2) मेंशन करा है। सर ये कौन सा सेक्शन है? ये ना स्कोप बताता है नॉन रेजिडेंट का, कि नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ ये 2 कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्सेबल है, पहली 2, यानी पहले इन्होंने जनरल नोट लिख दिया, उसके बाद फिर एक एक करके बताया है कि ये एक्रूराइज नहीं हो रही इंडिया में, ठीक है, ये एग्जाम्प्ट है 10(1) में, ये भी एक्रूराइज नहीं हो रही इंडिया में। अच्छा, ये दोनों लिख रहे हैं कि ना तो एक्रूराइज इंडिया में हो रही है ना रिसीव इंडिया में हो रही है, दोनों बातें लिख रहे हैं। नोटिस किया आपने जो मैंने कहा था क्वेश्चन के प्राण मत निकाल देना, ये मान के कि भाई रिसीव इंडिया में हो रहा है, सब कुछ टैक्सेबल है। तो इन्होंने बहुत प्रॉपर वर्डिंग लिखी है सारी।
इसका मतलब क्या होता है? इंटर आलिया। एक बार बच्चा कहता आलिया भट्ट ने इंटर कर ली ये मतलब नहीं है इसका। इंटर आलिया का मतलब क्या हुआ? इंटर आलिया का मतलब होता है अमंग्स्ट अदर थिंग्स, अमंग्स्ट अदर थिंग्स। जैसे मैं आपको बोलूं इन योर सिलेबस ऑफ सीए इंटर, इंटर आलिया देयर इज अ सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। सुन रहे हो कैसे होता है वर्ड यूज? तो बदतमीजो लिख भी लो इंटर आलिया का पहले मतलब लिखो अमंग अदर थिंग्स। अब इन्होंने पता क्या लिखा है, बताता हूं एक्चुअल में क्या होता है। एक सेकेंड। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन इंटरेस्ट अप टू 10,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट विद इंटर आलिया अ बैंक। मतलब इंटर आलिया बैंक पता है इसने किस तरह लिखा है कि अगर बैंक में तो भी वो डिडक्शन मिलती है, पर कल्ले बैंक में नहीं मिलती, अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवाते हो सेविंग अकाउंट में तो भी मिलती है, इसलिए इसने इंटर आलिया वर्ड लिखा है इसके आगे। वरना अगर इंटर आलिया वर्ड ना लिखता, इससे ऐसे लगता सिर्फ बैंक में अगर रखते हो तो मिलता है आपको ये डिडक्शन। जैसे मैं बोलूं सीए इंटर का सिलेबस इज टैक्सेशन, तो आपको क्या लगता है? सीए इंटर में सिर्फ क्या है? टैक्सेशन। अगर मैं बोलूं सीए इंटर में इंटर आलिया एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन, तो आपको क्या पता लगता है? टैक्स तो एक सब्जेक्ट है और बहुत कुछ है। यस और नो? इंटर आलिया का वर्ड मतलब समझ में आ गया कैसे यूज होता है? पढ़ लीजिए लाइन एक बार। ये डिडक्शन वाला पॉइंट मैंने कल आपको बता दिया था। अच्छा, इसमें ये क्यों लिखा हुआ है अदर देन अ सीनियर सिटीजन? सीनियर सिटीजन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो टीटीबी में कवर किया हुआ है। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है उसे टीटीबी मिलता है, ना कि टीटीए। सर पर आपने कहा था टीटीबी तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के लिए है, वो सेविंग भी कवर करता है पर वो सिर्फ सीनियर सिटीजन को कवर करता है। यानी हमारे एक्ट में जब मैं लैंग्वेज पढ़ाऊंगा आपको, टीटीए में साफ लिखा हुआ है कि टीटीए सिर्फ उनको अलाउ करनी है जो टीटीबी के लिए एलिजिबल नहीं है। और टीटीबी में कौन एलिजिबल है? टीटीबी में सीनियर सिटीजन। वो सेविंग अकाउंट के लिए भी डिडक्शन मिल जाती है उन्हें, एफडी के लिए भी मिल जाती है। लेकिन टीटीए सिर्फ किसे कवर करता है? सेविंग। टीटीए एफडी को कवर नहीं करता। इसका मतलब ये बताओ एफडी का जो ब्याज है उसकी डिडक्शन सिर्फ किसको मिलती होगी? सीनियर सिटीजन। बाकी आगे जाके दोनों सेक्शन में पढ़ाऊंगा, टीटीए भी पढ़ाऊंगा, टीटीबी भी पढ़ाऊंगा, वहां वर्डिंग आपको मैं एनालाइज करवा दूंगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? यस और नो? चलो, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पीछे ना जब हम पढ़ रहे थे कल, एक चीज़ हमारी रॉयल्टी से रिलेटेड कुछ थियरी लिखी हुई है, अगर आपने नोटिस करी हो, मैं उसको आपको एक बार रीड करवा देता हूँ। हालांकि वो आपको लैंग्वेज याद नहीं करनी है, बस एक मोटा सा ओवरव्यू ले लो। मैंने इसी बार के नोट्स में ऐड किया है ऐसे, पिछली बार तो मैंने इसे ऐड भी नहीं करा हुआ था, पर स्टडी मैट में लिखा हुआ तो मैंने ऐड कर दिया। 62 पेज पे आ जाओ। एक तो उसके अंदर रिमेंबर का पहला पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या है सुन लो। कुछ रॉयल्टी इन्होंने ना डीम टू क्रू राइज इन इंडिया से बाहर करी हुई है। वो कौन सी है देखो। अगर कोई रॉयल्टी पेमेंट रेजिडेंट कर रहा है, किस बात की? कोई राइट्स ट्रांसफर हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, और ये सॉफ्टवेयर किसने सप्लाई करा है? किसी नॉन रेजिडेंट ने, और साथ में उसने कोई हार्डवेयर भी सप्लाई करा है, और ये कोई सरकारी स्कीम के अंडर हो रहा है। ये स्कीम का नाम आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इकट्ठा ट्रांसफर कर रहा है और बदले में उसकी रॉयल्टी ले रहा है, किससे ले रहा है? रेजिडेंट। देखो जनरल रूल क्या होता है कि अगर रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी की, तो हमने ऊपर टेबल में पढ़ा हुआ है कि अगर रेजिडेंट उस राइट को इंडिया में यूज करेगा तो वो रॉयल्टी क्या हो जाती है? डीम टू क्रू राइज इन इंडिया। किसके लिए? रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इनकम तो नॉन रेजिडेंट की है ना। बेसिकली एक नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट को कोई राइट ट्रांसफर कर रहा है और बदले में क्या ले रहा है? रॉयल्टी। यही तो हो रहा है। जनरल रूल क्या बोलता था? अगर रेजिडेंट इसको इंडिया में यूज करेगा तो नॉन रेजिडेंट के लिए ये रॉयल्टी एक्रू राइज इन इंडिया करेगी। यस और नो? उसकी एक्सेप्शन है, पर ये होना चाहिए सब कुछ स्कीम के तहत। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी चीज को अगर प्रमोट करना चाह रही है तो उसको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, इसको हम एक्रू राइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। बताओ इससे फायदा क्या होगा? जो नॉन रेजिडेंट होगा
वो और ज्यादा उत्साहित होगा इस चीज को करने में, क्योंकि अगर उसकी इनकम आ भी रही है रॉयल्टी इनकम इंडिया से, वो क्या एक्रूराइज नहीं कर रही, इंडिया में एक्रूराइज नहीं कर रही। ये एक तरह से राहत फतेह अली खान दे दिया इन्होंने। क्या दे दिया? राहत। राहत मतलब कोई रिलीफ। यस और नो? एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना, याद चाहे ना भी करना, ऐसी कोई ऐसा, बस इतना रखो माइंड में कि कोई कंप्यूटर हार्डवेयर, देखो कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी तो रॉयल्टी हो सकती है ना, वो चीज है। अब रॉयल्टी का मीनिंग क्या है ये भी इन्होंने क्लियर किया है, गौर करना। कहता है रॉयल्टी के अंदर कोई भी कंसीडरेशन आ जाएगी, इसमें लमसम कंसीडरेशन भी आ जाएगी। यानी माइंड में ये वहम मत रखना कि रॉयल्टी हमेशा पीरियोडिक होती है, रॉयल्टी लमसम भी हो सकती है। इसमें भी इसमें तो उन्होंने वर्ड ही लमसम रॉयल्टी यूज किया, अगर आपने गौर किया हो। जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसमें ध्यान रखना, इसमें सिर्फ लमसम रॉयल्टी को इन्होंने वो करा है, नॉट एक्रूइंग राइजिंग इन इंडिया। बट वैसे जो रॉयल्टी होती है इट कैन बी पीरियोडिक और इट कैन बी लमसम। लमसम क्या होता है? एक ही बार में। पर इसमें कहते हैं एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एक चीज कहता हमेशा ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग, कहता रॉयल्टी में कभी भी वो इनकम मत लेना जो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाए। अब इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास कोई पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, कोई ट्रेडमार्क है, अगर तो मैं इसका परमानेंट ट्रांसफर कर देता हूं, परमानेंट ट्रांसफर कि मैंने बेच ही दिया जी, मेरा उस पर कोई राइट नहीं है, उसके बाद मैंने कोई प्रोसेस डेवलप करी दिमाग लगा के, इसे ना आईपीआर बोलते हैं, अगर आपने नाम सुना हो, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दिमाग की वैल्यू है सारी। आपने दिमाग लगाकर कोई प्रोसेस क्रिएट करा, कोई चीज क्रिएट करी और उसको पेटेंट करवा लिया। अब उसके बाद अगर आप उसको परमानेंटली किसी को ट्रांसफर कर दो, उस पे मिलने वाली जो कंसिडरेशन है, क्योंकि वहां पे आपने अपना एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया, वहां आपका कैलकुलेट होता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स इज नॉट इक्वल टू रॉयल्टी। कहता रॉयल्टी में वो पेमेंट तो लेना ही ना जो कैपिटल गेन में आ गई। हां, ऐसा हो सकता है कि आपको पैसा एक ही बार में मिल रहा हो लेकिन फिर भी वो कैपिटल गेन ना हो। ऐसा कब होगा बताओ? आपने ट्रांसफर किया टेम्परेरी लेकिन कंसिडरेशन ले ली लमसम, दैट इज नॉट कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दिया अपना एसेट, फिर चाहे आप किश्तों में पैसे लो, फिर चाहे आप लमसम पैसे लो, फिर चाहे आप पीरियोडिक पैसे लो, जो पेमेंट कैपिटल गेन हेड में आ गई उसे रॉयल्टी में मत लेकर आइएगा कभी भी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप कहोगे सर फिर रॉयल्टी में क्या क्या और क्या आएगा? देखो एक तो ये हो गया, अब ना ब्रैकेट छोड़ देना, ब्रैकेट के बिना वाली लाइन पढ़ रहा हूं। द टर्म रॉयल्टी मींस कंसीडरेशन फॉर ए बी सी डी ई। पर बताओ इन सब में कॉमन क्या है? अगर इनमें से कहीं भी कैपिटल गेन आ गया उसे रॉयल्टी में मत लेके आना। वो ऊपर ही उसने एक्सेप्शन जोड़ दी। जैसा मैं आपको लैंग्वेज बढ़ाता हूं, इसमें इन्होंने पहले ही पॉइंट में लिखा है कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल और एनी राइट्स, चाहे इसमें लाइसेंस ही क्यों ना ग्रांट करा हो आपने, पेटेंट, इन्वेंशन, मॉडल, डिजाइन, सीक्रेट फॉर्मूला। मैं यहां पे फिर एक बात कहूंगा, ये ट्रांसफर बता दो टेम्परेरी हो रहा होगा या परमानेंट हो रहा होगा? टेम्परेरी। परमानेंट ट्रांसफर में तो कैपिटल गेन ही आ जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या ये लैंग्वेज पूरी याद करनी है? मेरे हिसाब से आपको रॉयल्टी का मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना माइंड में रखो कि एक तो रॉयल्टी में कैपिटल गेन नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इन्होंने लैंग्वेज देखो किस तरह लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूं। मैं कोई राइट्स ट्रांसफर करूं, ठीक है, देखना गौर करना, मैं कोई राइट्स ट्रांसफर करूं, मैं कोई इंफॉर्मेशन किसी को दूं, मैं किसी को यूज करने के लिए दे दूं, मैं किसी को कोई टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या नॉलेज या एक्सपीरियंस की कोई इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं किसी को कोई अपना इक्विपमेंट यूज करने का राइट दे दूं, मैं कोई ये आर्टिस्टिक नेचर, कॉपीराइट, लिटरेरी, फिल्म्स, वीडियो टेप्स, इससे रिलेटेड कोई राइट ट्रांसफर कर दूं, या अगर मैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म बनाकर किसी को मैं उसका राइट दे दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, जैसे फिल्मों के ना राइट दिया जाता है आगे की ये फिल्म इस थिएटर में चलेगी, या आजकल जैसे आप देखते हो अमेजॉन प्राइम, तो अमेजॉन प्राइम की जो प्रोड्यूस फिल्म होगी वो सिर्फ अमेजॉन प्राइम पे मिलेगी आपको, वो नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। तो इसको इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर कोई आदमी सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वगैरह बना के उसे सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको भी रॉयल्टी के स्कोप में ही रखना आप। और इसके अलावा
अगर ऊपर लिखी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी आदमी कोई भी सर्विस रेंडर कर रहा है, कोई भी सर्विस रेंडर कर रहा है, वो भी आपके रॉयल्टी के दायरे में आएगा। मैं जानता हूं इस डेफिनेशन को याद करना बाय हार्ट आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं कह रहा हूं एक ओवरव्यू मैं आपको इसके ऊपर लिख देता हूं, जस्ट गिव इट अ रीडिंग। एक चीज मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोल देता हूं, परमानेंट ट्रांसफर होगा, परमानेंट ट्रांसफर होगा तो वो कहां जाएगा बोलो, कैपिटल गेन में। और अगर टेम्परेरी ट्रांसफर होगा, टेम्परेरी ट्रांसफर कहां जाएगा, रॉयल्टी। और ये दोनों बराबर नहीं है, एक चीज तो ये ध्यान रखो, यस और नो। और बाकी जो मीनिंग दे रखा है देखो, मीनिंग में ये नहीं कहूंगा कि एज इट इज लर्न करो, जस्ट गिव अ रीडिंग, एक रीडिंग कर लेना बस इसकी, और कुछ नहीं। जस्ट गिव अ रीडिंग। हालांकि आप उसे रॉयल्टी बोलते हो या टेक्निकल सर्विस फी बोलते हो, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम ही है, दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट सेम है, यस और नो। एक बार इसको रीडिंग दे देना, और एक इसके नीचे पॉइंट और लिखा हमने, देखो एक वर्ड तो रॉयल्टी से रिलेटेड पॉइंट हो गए दो, और ऊपर एक वर्ड और भी है टेक्निकल सर्विस फी, उससे रिलेटेड रिमेंबर का थर्ड पॉइंट है। सर ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस में क्या आएगा, इसमें तीन चीजें आती हैं, मैनेजरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब देखो अगर तो ऊपर का एक पॉइंट देखना, ओवरलैपिंग कहां है इसमें, अगर तो कोई भी सर्विस दे रही जा रही हो, कोई भी सर्विस ऊपर वाली चीजों से कनेक्टेड, तो वो रॉयल्टी है। यानी अगर अब सपोज करो, मान लो मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरे को लगता है यार मेरे को ना एक मैनेजरियल सर्विस चाहिए, यानी मेरे को अपने कंट्रोल सिस्टम अच्छे बनवाने हैं या मेरे को अपने मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे बनवाने हैं, उसके लिए मैंने एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हायर करा और उसे बोला कि मेरे मैनेजरियल कंट्रोल अच्छे बनाकर दे। अब वो चीजें ऊपर वाले से रिलेटेड थोड़ी हैं, अगला अपनी फीस चार्ज करेगा और मेरे को सिस्टम बना के दे देगा, वो टेक्निकल सर्विस फी में आएगा। वो किस में आएगा, टेक्निकल सर्विस फी। या सपोज करो मेरे को कोई बिल्डिंग बनवानी है, अपने कंपनी की कोई साइट तैयार करवानी है, तो मैंने एक आर्किटेक्ट हायर करा, तो टेक्निकल सर्विसेज में आ गया, वो कोई ऊपर वाले से रिलेटेड थोड़ी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और इसमें एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि वैसे इसमें एक चीज उन्होंने ना, मैं एक एग्जांपल यहां पे गलत देगा, कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन इन्होंने इसके दायरे में नहीं रखा हुआ, कंस्ट्रक्शन, असेंबली, माइनिंग, ये चीजें कहते हैं ये ना थोड़ी सी नॉन टेक्निकल नेचर की हैं। वैसे मेरे हिसाब से कंस्ट्रक्शन में जो पर्टिकुलरली आर्किटेक्ट की सर्विस है उसे हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं, बट थोड़ी सी इसके ऊपर मतलब आप कह सकते हो कि बहस है कि इसको कवर करना है कि नहीं करना। हालांकि उस चीज से फर्क आपको कोई नहीं पड़ेगा, रीजन बीइंग अगर मान लो किसी आर्किटेक्ट ने इंडिया में सर्विस दी है, वो तो वैसे ही डीम टू ग्रूवराइज इन इंडिया, आप ये पॉइंट लगाकर थोड़ी ना उसे डीम टू ग्रूवराइज इन इंडिया करोगे। और इसमें एक चीज उन्होंने और क्लैरिफाई करी है कि आप कोई भी कंसिडरेशन वो मत यहां पे कवर करना जो सैलरी हेड में कवर हो जाए। कहां कवर हो जाए, सैलरी। इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब ये हुआ जो कंसल्टेंट आप रख रहे हो ना, वो आपका एम्प्लॉय होना चाहिए या इंडिपेंडेंट कैपेसिटी वाला होना चाहिए, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी। आप खुद सोचो, अगर वो आपका एम्प्लॉय है, अगर वो आपका मुलाजिम ही है, फिर तो सैलरी का रूल लगेगा। और बताओ सैलरी का रूल क्या बोलता है, जहां उसने सर्विसेज रेंडर करी वहां एक रूल राइज करेगी सैलरी इनकम। यानी यहां पे सिर्फ कौन से वाले लोगों को कवर करना, जो आपके एम्प्लॉय नहीं है, जो इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आपको सर्विस दे रहे हैं। अब मैं आपको एक काम करता हूं, छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं जिससे आपको थोड़ा पता लगेगा कि किस तरह से सवाल इसका पेपर में आ सकता है। आइए सीधा मेरे पास पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 पे नहीं, 72 भी नहीं, 73 खोलना, पेज 73 खोलना। पेपर का सवाल है 6 मार्क्स का, एग्जाम क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, गौर कीजिएगा। ये मैंने अभी आपको होमवर्क नहीं दिया था, यस और नो, होमवर्क तो नहीं दिया था ना मैंने। मिस्टर सोहम एक इंडियन सिटीजन है। पहले तो ना इंडियन सिटीजन पढ़ते ही कान खुल जाने चाहिए, आपके दिमाग खुल जाना चाहिए पूरा, क्योंकि इंडियन सिटीजन से रिलेटेड इतने पॉइंट पढ़ लिए आपने। एक तो दो जो अमेंडमेंट्स आई थी वो दोनों इंडियन सिटीजन से रिलेटेड थे,
फिर स्पेशल कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं वहां भी इंडियन सिटीजन आता है बार बार। तो आओ देखते हैं, क्योंकि ना हमें थोड़ी पता है पेपर में क्वेश्चन किस चीज का है, हमें तो इंडिपेंडेंटली पढ़ना है सारा क्वेश्चन। वो इंडिया छोड़ के चले गए 2019-20 में, यानी हमारे प्रीवियस ईयर से भी 2 साल पहले। हमारा तो 21-22 है ईयर। अब देखो लास्ट लाइन पढ़ा करो। एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा इनका, और एक मांगा है टैक्सेबिलिटी ऑफ फीस। भाई टैक्सेबिलिटी ऑफ फीस तो हम तभी बता पाएंगे ना जब पहले उसका स्टेटस पता लगे, फिर पता लगे ये टाइप ऑफ इनकम क्या है। यस और नो, दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो स्टेटस क्या है उसका और एक इनकम की टाइप क्या है। तो आओ देखते हैं। पहली बार वो इंडिया छोड़ के गए। अच्छा ये बताओ पहली बार से यहां मतलब क्या है? अगर ये आर बन गया तो ROR तो बन ही जाएगा, क्योंकि 7 ईयर में 730 डेज भी रह जाएगा और 10 में से 2 ईयर में रेजिडेंट भी रह जाएगा। यस और नो? चलो देखते हैं आर बनता है कि नहीं बनता याद में। भाई एक सॉफ्टवेयर फर्म सेटअप करने गए हैं सिंगापुर में। इतनी लाइन पढ़ के पहले ये बताओ क्या इन्हें आप स्पेशल कैटेगरी में कवर करोगे? करना चाहिए, क्योंकि सर बाहर गए हैं अपनी कोई फर्म सेटअप करने, यानी अपना प्रोफेशन करने गए हैं, अपना बिजनेस करने गए हैं बाहर। कोई बाहर आने की इंटेंशन तो लग नहीं रही इनकी, वापस आने की, सॉरी। यस और नो? आगे देखते हैं। हमारे इस प्रीवियस ईयर में 10 अप्रैल प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में ही वो एक एग्रीमेंट एंटर करते हैं इंडियन कंपनी के साथ। और किस चीज का? अच्छा इंडियन कंपनी बोले तो एग्रीमेंट हुआ है इनका एक रेजिडेंट के साथ, क्योंकि इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेजिडेंट। यस और नो? और पता है इन्होंने क्या करा है? ट्रांसफर करा है टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड डिजाइंस टू सेटअप एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इन फरीदाबाद। अब देखो, अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे को? टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और डिजाइंस को ट्रांसफर करा गया है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो कोई टेक्निकल सर्विस होगी एक तरह, और कुछ बच्चे यहां पे क्या बोलेंगे कि ये तो रॉयल्टी है। आगे पढ़ता हूं, चलो पहले मैं। ही रीच्ड इंडिया, वो इंडिया आगे जी, फ्लाइट पकड़ के इंडिया आगे अपनी टीम के साथ, और आगे लिख दिया टू रेंडर द रेक्विजिट सर्विसेज। अब आगे तो ये भी बोल दिया कि सर्विसेज रेंडर करने आए हैं। और कब आए हैं वो इंडिया आए हैं वो 15 मई को। 15 मई सर 10 अप्रैल को क्या हुआ था? 10 अप्रैल को तो सिर्फ एग्रीमेंट एंटर हुआ है, यानी वो इंडिया के बाहर ही थे अभी। एंड ही वॉज एबल टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन 21 अगस्त, और उसी टाइम बिना इंडिया रुके ये सिंगापुर वापस चले गए। यानी एक बात तो पक्की है, अगर मई में वो आ रहे हैं, अगस्त में वो चले गए, तो 182 डेज तो नहीं रह रहे होंगे। और क्योंकि स्पेशल कैटेगरी वाले इंसान है तो इन्हें हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट तो नहीं बोलना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? और इन्होंने इस फीस के देखो 50 लाख रुपए चार्ज कर लिए कंपनी से। काम हो तो ऐसा हो, है कि नहीं? अच्छा अब मेरे को ये बताइए, पहली बात, आपको स्टेटस तो सबको पता लग गया कि सर ये NR है। अब आपको अगर मैं ये छोड़ दूं कि ये रॉयल्टी है कि टेक्निकल सर्विस फी है, उसे छोड़ो एक बार के लिए, रौला तो यही पड़ रहा है। क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि इन्होंने तो इंडिया में आके सर्विस दी है तो ये तो अक्रूराइज इन इंडिया करेगा? और वैसे भी सोचो, चलो अगर आप इसको भी ना लगाओ पॉइंट को कि ये इंडिया में आए हैं कि नहीं आए हैं, फिर भी सोचो सामने वाला रेजिडेंट है, वो रेजिडेंट इस सर्विस को कहां यूज करेगा? इंडिया में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं साइलेंट भी नहीं है वैसे तो, क्वेश्चन ने क्लियर करा है। क्या क्लियर करा है? कि वो एक फैक्ट्री लगा रहे थे फरीदाबाद में। अब फरीदाबाद तो इंडिया में है। यानी आप चाहे इसे रॉयल्टी इनकम बोलो, आप चाहे इसे टेक्निकल सर्विस फी बोलो, आपका आंसर तो यही होगा क्या? कि ये इनकम एक्रूराइज इन इंडिया करेगी, और ये एसएससी NR है पर इसके लिए टैक्सेबल है, हाँ कि ना? मेरा सवाल लेकिन अब आपसे ये कि क्या ये रॉयल्टी इनकम है या क्या ये टेक्निकल सर्विस फी है? बताइए। जो मैंने मीनिंग आपको भी पढ़ाया है ना, रॉयल्टी के मीनिंग में आ रहा है। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा हो, ट्रांसफर अगर आप करते हो कोई अपनी नॉलेज, कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, कोई डिजाइन, ये जो डिजाइन और डॉक्यूमेंट्स आ गए ना बेटा, ये इनके बनाए हुए इंटेलेक्चुअल काम हो गए। और एक उसकी लास्ट लाइन आपने पढ़ी है कि इससे रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर आप देते हो वो भी रॉयल्टी है। तो डेफिनेशन का बस इतना यूज आपका पेपर में हो सकता है आ जाए। तो इन्होंने जो आंसर करा होगा वो किसके हिसाब से करा होगा? रॉयल्टी। एक काम करते हैं, एक एक करके इसका आंसर आराम से पढ़ते हैं। लेट्स सी। पहली बात तो सेक्शन 6 लिख दिया इन्होंने। सेक्शन 6
इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये वो वाला पॉइंट लग रहा है, स्पेशल कैटेगरी का सेकंड पॉइंट। ये वो ना लगा देना यहाँ पे, बताओ वो वाला क्यों नहीं लगाया कि इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के चला गया, क्योंकि ये तो बाहर चला गया था ना, बाहर सेटल था, तो इंडिया में सिर्फ काम के सिलसिले से आ रहा है। हालांकि मैंने बताया था पर्पस ऑफ विजिट इज इररिलेवेंट, इसमें वो पॉइंट लगा देना कि इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के गया है, चला तो पहले गया था, इस प्रीवियस ईयर में तो इंडिया में आया है, ये भी बारीकी का पॉइंट है, यस और नो। और जब हमने ये लिखा कि ये बीइंग आउटसाइड इंडिया था, ये इंडिया आया, ये रेजिडेंट तभी बनेगा अगर 182 डेज और मोर रहेगा, और इसमें वो एक्सेप्शन भी लिख दी, इसी की रिलेटेड तो 120 डेज वाली आई थी, अगर आपको याद हो। अब सोचने वाली बात ये है, ये इंडियन सिटीजन तो है और इसकी इनकम अगर आप देखो तो 15 लाख से क्रॉस भी कर रही है। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे 120 डेज ना रह जाए कहीं, क्योंकि सोचो 3 कंडीशन थी उसकी, एक तो इंडिया का सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक बाहर सेटल्ड है, और इसकी इंडिया से इनकम कितनी हो रही है 15 लाख से ऊपर, वो भी हो रही है इसकी तो 50 लाख इनकम तो सीधी है। आप मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हो, पर बच गए क्योंकि वो 120 दिन में नहीं रहा, तो वो एनआर ही है हमारे आंसर में। वैसे अगर वो आर भी बन जाता तो भी ये टैक्सेबल ही होता, क्योंकि इनकम ही कौन सी आपने घोषित कर दी, ये इंडियन इनकम है। जब इंडियन इनकम ही बन गई, फिर चाहे वो आर हो चाहे एनआर हो, फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे जब ये पेपर में क्वेश्चन आया था ना, तब ये 120 डेज वाली प्रोविजन थी नहीं एक्ट में, क्योंकि 120 डेज वाली प्रोविजन तो फाइनेंस एक्ट 2020 में आई है। ये पेपर कब का क्वेश्चन है, ये 2015 का क्वेश्चन है, पर मैंने ऐड कर दी लाइन साथ में आंसर में, वो बजट 2020 की अमेंडमेंट थी 120 दिन वाली। सुन रहे हो, पल्ले पढ़ रहा है कुछ, पढ़िए एक बार फटाफट से आंसर। अब एक चीज और बताता हूं, जो मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में दे रखा था ना, रॉयल्टी, टेक्निकल सर्विस फी, ये टेबल सा बना रखा था, ये वाला देखा ही आपने, ए कौन सा वाला समझ गए ना, ए ये वाला कहाँ गया, हाँ हाँ लोन वगैरह वाला समझ गए ना। अब मैं दिखाऊंगा एक बार, मैं ऊपर आ ही गया हूँ, ये वाला। अब मैंने तो इस तरह से टेबल बना रखा है, एक्ट में मैंने तब भी कहा था ऐसे टेबल नहीं बना रखा। 913, 914, 915, ये ना रॉयल्टी 916 में मिलती है आपको। अब 916 की लैंग्वेज कैसे लिखी हुई मैं वो पढ़ाता हूँ आंसर में, क्योंकि जब आईसीआई आंसर लिखता है ना, वो बेयर एक्ट की लैंग्वेज से उठा के लिख देते हैं अपने सजेस्टेड आंसर में। तो आइए 916 की लैंग्वेज पढ़ाता हूँ आपको। 916 की लैंग्वेज क्या है, आप पढ़ना शुरू करो, तब तक मैं आ रहा हूँ वहां पे। As per section 916, income by way of royalty shall be deemed to accrue rise in India in the hands of recipient. Recipient कौन है यहाँ पे, सोहम। If it is payable by a person who is a resident, यानी कि यहाँ पे एलके लिमिटेड, एक्सेप्ट उल्टा लिखा हुआ इन्होंने, where the royalty is payable in respect of right property information used in a business or profession carried on by such person outside India or for earning any income from any source outside India. एक्ट पता क्या बोलता है, तब तक रॉयल्टी इंडिया में accrue राइज करेगी जब तक कि ना ये राइट को सामने वाला इंडिया के बाहर ना यूज कर रहा हो। तो मैंने इसे सीधा कैसे लिख दिया कि अगर सामने वाला उसे इंडिया में यूज करेगा तो accrue राइज इन इंडिया। एक्ट में उल्टा लिखा हुआ है, सुन रहे हो। और यहां भी ना वर्ड इंटरआलिया यूज किया जा सकता था, क्योंकि 916 में सिर्फ वो सिचुएशन नहीं दी हुई जहां सामने रेजिडेंट हो, इधर वो सिचुएशन भी दी हुई है जहां सामने गवर्नमेंट हो, इधर वो सिचुएशन भी दी हुई है जहां सामने नॉन रेजिडेंट हो, तो यहां इंटरआलिया वर्ड यूज हो सकता था। क्या आपको मेरी एक भी बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। और आगे पता है इन्होंने एक चीज और मिक्स कर दी साथ में ही, जो आपको याद है मैंने टेरिटोरियल नेक्सस वाला पॉइंट करवाया था कि ये जो accrue राइज इन इंडिया करगी ये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे आपका इंडिया में रेजिडेंस है नहीं है, बिजनेस है नहीं है, बिजनेस कनेक्शन है नहीं है, चाहे आपने इंडिया में सर्विस रेंडर करी है नहीं करी है, वो ज्ञान भी नीचे पेल दिया आंसर में। याद है ना हमने टेरिटोरियल नेक्सस वाला पॉइंट किया, वो भी आंसर में लिखा हुआ है।
सजेस्टेड आंसर ना आप पढ़ोगे बहुत, मतलब आपकी नॉलेज, मतलब पढ़ने का तरीका भी आपको और बेटर होगा आपका, और आपकी नॉलेज भी इनहांस होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको ये? पक्का स्टार मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और एक काम करता हूं, जहां आपने रॉयल्टी का मीनिंग पढ़ा है ना, जहां आपने रॉयल्टी का मीनिंग पढ़ा है उसके साथ लिख लो रेफर क्वेश्चन नंबर 3 पेज 73, क्योंकि वो इसीलिए मैंने डेफिनेशन छुड़वाई हुई थी आपकी कि इस क्वेश्चन के साथ ही मैं रिलेट करवा के करवाऊंगा। लिख लो वहां पे रेफर क्वेश्चन 3 पेज 73। सर अभी जहां रॉयल्टी का मीनिंग पढ़ा है ना आपने, कितना पेज है? पेज 62, बल्कि 73 पे भी लिख लो रेफर पेज 62, दोनों जगह लिख लिया करो। क्योंकि पता क्या होता है, कई बार 62 पेज तो पढ़ लिया आपने, तब तो 73 पढ़ लिया, फिर बुक बंद कर दी, फिर 73 पेज नंबर आएगा 15 दिन बाद, तब आपको पता हो कि 62 पे भी इसका कुछ दिया हुआ है। तो लिख लो रेफर पेज, यहां लिख रहा हूं पेज 73, रीड क्वेश्चन नंबर 3 पेज 73। बोलो जी क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब एक छोटी छोटी चीजें ना और आपकी जो यहाँ पे बची हुई हैं, वो पता क्या बचा हुआ है, बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड एक दो कॉन्सेप्ट बीच के और बचे हुए हैं। वैसे इन पे क्वेश्चन कोई नहीं है, मैं एक बार फिर भी आपको रीड करवा देता हूँ। ये रीड करवाऊं या कोई क्वेश्चन डिस्कस करूं? बोलो क्या करना है? क्वेश्चन भी पढ़े, क्वेश्चन जो आपने घर से कल मैंने दिए थे वो पढ़े आपने? चलो एक काम करते हैं, एक सेकेंड, मैंने कॉपी में भी आपको एक दो क्वेश्चन लिखवाने थे। एक तो एग्जाम्पल 6 रहता है हमारा, क्या करें? नहीं लेक्चर तो चलो लग ही जाएगा। एक सेकेंड, कौन सा? 17 क्वेश्चन, एक सेकेंड, कहाँ पे है? पेज नंबर कितना है देखो एक बार, ये वाला कह रहे हो? समझ गया इसमें क्या दिक्कत आई होगी। आ जाओ इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, चलो एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 में डाउट पूछिए भाई, वो भी कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन 17 करा दूं फटाफट, इसमें जो पॉइंट है वो बता देता हूं। पेज 82 पे आ जाओ भाई, हाईलाइटिंग करवा देता हूं इसमें। सुनो, कोई मिस्टर सुब्रमणी है, उनकी डिटेल दे रखी है, स्टेटस तीनों मान के चलने हैं, ROR, NOR और NR, तीनों एक एक बार करना है आपने, मतलब वो कॉलमनर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी है श्रीलंका में। अब देखो क्वेश्चन जान के कैसे आपको बेवकूफ बनाता है, वर्ड यूज करता है रेमिटेड, लेकिन बेटा पूरा पढ़ो, रेमिटेड बाय द टेनेंट। ओ भाई ये तो आपके टेनेंट नहीं रेमिट कर दिया आपके सीधा बैंक अकाउंट में इंडिया में, तो आपके लिए तो रिसीव इन इंडिया हो गया। मेरे को पता था कहां डाउट होगी आपको, सर ये तो रेमिटेंस है, सर इसको टैक्सेबल कर दिया इन्होंने। करने, बिकॉज रेमिटेंस एक इंग्लिश का वर्ड है, इसको इस तरह से भी यूज किया जा सकता है कि उसने रेमिट करा है, आपको रिसीव हो गया, आपके लिए तो डायरेक्ट रिसीट है। आप कौन हो गए पहले बताओ? आप लैंडलॉर्ड हो गए, टेनेंट हो गए? आप लैंडलॉर्ड हो गए ना, आपको तो रेंटल इनकम आ रही है, यही डाउट है जी। लॉस वाला भी होगी, मुझे पता होगी, होगी, ये तो क्लियर होगी। चलो लॉस वाली भी बताता हूं। लॉस फ्रॉम बिजनेस इन लंका, जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से इंडिया में था। अब पहले ना ध्यान सुनना, लॉस आपको पता है प्रॉफिट से एडजस्ट होता है, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर किसी बिजनेस का प्रॉफिट ही इंडिया में टैक्सेबल ना हुआ सपोज, तो उस बिजनेस का लॉस भी थोड़ी इंडिया में ट्रीट होगा। अब मेरे को एक बात सोच के बताओ, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है पर हो लंका में रहा है, ROR के लिए उसका प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, NR के लिए उसका प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, NOR के लिए हो जाता है क्योंकि वो BCI वाला केस है। समझ आ गया? अब जिनके लिए प्रॉफिट टैक्सेबल होता है सिर्फ उनके लिए लॉस ट्रीट कर दो। तो आप देखो इनके आंसर में एक ROR का लॉस ट्रीट करा होगा, एक NOR का ट्रीट करा होगा, NR का नहीं करा होगा। ऐसा थोड़ी है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, योर प्रॉफिट इज आवर प्रॉफिट, योर लॉस इज योर लॉस, वो नहीं है। यहां तो जिस प्रॉफिट पे टैक्स लोगे उसी प्रॉफिट का लॉस भी एडजस्ट होगा। और अगर आप NR हो, आपके प्रॉफिट पे हम टैक्स नहीं मांगते, तो आपके लॉस को क्यों एडजस्ट करके दें? बोलो क्लैरिटी है?
इस क्वेश्चन में यही दो डाउट्स हो सकते थे। आई होप ये वाले आपके समझ में आ गया होगा कि क्योंकि इसको टैक्सेबल नहीं है, हेंस यहां लिख देता हूं, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं है इसलिए हेंस लॉस कैनॉट बी एडजस्टेड, लॉस कैनॉट बी एडजस्टेड। वैसे ना एक छोटी सी बात और बता देता हूं, इस क्वेश्चन में वैसे वो लगा नहीं पॉइंट, पर लग सकता था। सोचो यहां आपके बिजनेस के आ रहे होते लॉस दोनों, आप मजे से यहां पे लेस कर देते, और सोचो क्वेश्चन में ऊपर या नीचे सिर्फ सैलरी इनकम होती, फिर ये लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता था। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि या तो बिजनेस कर लो या नौकरी कर लो, नौकरी के साथ अगर धंधा भी चला रहे हो और उस धंधे में अगर लॉस हो रहा है, वो लॉस मैं आपको सैलरी से एडजस्ट नहीं करने दूंगा। यहां तो अच्छी बात थी कि हमारे पास ऊपर भी कौन सी इनकम पड़ी थी बताओ, ऊपर हमारे पास प्रॉफिट पीजीबीपी पड़ा था, तो पीजीबीपी से पीजीबीपी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए बिंदास एडजस्ट हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। पॉइंट छोटे छोटे बहुत ध्यान देने वाले हैं सब्जेक्ट में। यस और नो? अगर ऊपर पीजीबीपी ना होती क्या होती ये बताओ? अगर सैलरी होती फिर ये लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता था, फिर इसका नोट आता कि ये लॉस हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, पर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता फिर लॉस। सिर्फ सैलरी से एडजस्ट नहीं होता पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी होता उससे भी एडजस्ट हो जाता। सर वो ना धीरे धीरे आप आगे सिलेबस में बढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा लॉस किससे एडजस्ट होता है किससे नहीं। अभी फिलहाल एकदम से सारा कुछ नहीं क्लियर होगा, बट आपके माइंड में मैंने पॉइंट डाल दिया। बताइए चलेगा? क्वेश्चन 17 क्लियर है? और कौन से क्वेश्चन में डाउट थी? पेज 80, पेज 80 पे आओ भाई, देख लेते कोई अभी 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 पेज 80 का थर्ड पॉइंट। अच्छा ये अभी आपको हुआ नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में ना एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन नंबर 10 में, सेक्शन 10 का क्लॉज नंबर इन्होंने लिखा होगा 14 लिखेगा 15, 10-15 होगा, हाँ 10-15 ठीक है। पोस्ट ऑफिस, ये बता देता हूँ क्या चीज है सुन लो। यहां पे कितनी इनकम है बताना मुझे? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, जैसे आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट भी बोल देते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट भी बोल देते हैं। पोस्ट ऑफिस में अगर आप जैसे आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, वैसे ही पोस्ट ऑफिस वालों के साथ भी आप ये सर्विस ले सकते हो, और उससे आपको क्या हो रहा है? इंटरेस्ट, यही हो रहा है ना? कितना इंटरेस्ट हो रहा है? 19,000। अब ध्यान सुनना, एक तो जैसे ही आपके माइंड में सेविंग अकाउंट आप सुनते हो ना, अगर वो सीनियर सिटीजन ना हो एसएससी, एक तो हमारे माइंड में ठक दने सेक्शन आता है 80 टीटीए, 80 टीटीए, और 80 टीटीए आपको मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन लेने देता है, मैक्सिमम 10,000। कल बताया था मैंने आपको, आई होप आपको याद होगा। अच्छा, और कल मैंने एक चीज और बताई थी कि जो ये 80 टीटीए की डिडक्शन है, ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम है। तो बताओ ये जो ऊपर इनकम आ रही है ये किस हेड में शो हो रही होगी? अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट इनकम है ना, अदर सोर्सेज इनकम है। अब सवाल है अदर सोर्सेज में कितना दिखाया होगा? आप कहोगे सर 19,000 ही दिखाया होगा, मैं कहूंगा नहीं, एक सेक्शन बीच में और आता है पिक्चर में, उस सेक्शन का नंबर है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 15। सेक्शन 10 सुनते ही आपके माइंड में क्या आती है? एग्जम्पशन। और सेक्शन 10 एग्जम्पशन देता है कि अगर कोई आदमी पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाता है तो हम उसको मैक्सिमम 3,500 रुपीज की एग्जम्पशन दे देंगे। सीनियर सिटीजन का यहाँ पे कोई शोर नहीं है, यहाँ सीधा शोर है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अगर आपने खुलवाया हुआ है, आपको उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट पे 3,500 रुपीज तक की अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं है। और ध्यान देना ये डिडक्शन नहीं है, ये एग्जम्पशन है। सर फर्क क्या है? डिडक्शन तो आप नीचे जाके जीटीआई में से माइनस करके शो करते हो 80C टू 80U, जबकि एग्जम्पशन आप हेड ऑफ इनकम में शो ही नहीं करते। यानी जब मैंने अदर सोर्सेज की इनकम दिखाई होगी बेटा, तो अदर सोर्सेज की इनकम मैंने कितनी दिखाई होगी? मैंने अदर सोर्सेज की इनकम दिखाई होगी 15,500। अगर सीनियर सिटीजन है या नहीं है उससे सेक्शन 10-15 को कोई फर्क नहीं है। सीनियर सिटीजन वाला जो पॉइंट है ना वो 80 टीटीए और टीटीबी के लिए, अगर हो तो भी 3,500 ऊपर वैसे ही लेस हो जाएगा, और नीचे जाके 80 टीटीबी दे देना, वहां पे सारी डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि 80 टीटीबी मैक्सिमम आपको 50,000 की डिडक्शन देता है।
यहां इन्होंने क्या करा होगा, 19,000 में से 3500 लेस कर दिया होगा और कहा होगा हेड में दिखाएंगे हम 15,500, और बताओ नीचे जाके डिडक्शन कितनी दोगे, 10,000, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो है नहीं आदमी, तो 80 टीटी अलाउ करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आंसर देना। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ना लिखूं, मैं लिखूं उसने एफडी करवा रखी है बैंक में और उसका इंटरेस्ट है, बताओ पहले क्या कटेगा, 1015 का हकदार नहीं है क्योंकि 1015 पोस्ट ऑफिस अकाउंट में है। दूसरा क्या कटेगा, टीटी ए कटेगा। टीटी बी दोगे, नहीं दोगे, सीनियर सिटीजन नहीं है, सारा कुछ मारा गया। और तीसरा भी बता देता हूं, अगर ये एफडी का इंटरेस्ट हो और सीनियर सिटीजन भी हो तो एक तो 1015 तो मारा गया, टीटीबी मिल जाएगा नीचे। टीटीबी कितना मिल जाएगा, पूरा 19, पूरा 19, 15,500 तो आएगा ही नहीं ना, फिर तो 19 आएगा क्योंकि 1015 होगा ही नहीं वहां। समझ आ गया तो ठीक है, जो मैंने बाकी के केस करवाए वो धीरे धीरे आगे भी और ऐसी क्वेश्चन में प्रोविजन क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे करके। अभी सिर्फ इतना समझ लो, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अगर मैंने खुलवाया हुआ है, पहले मैं 1015 क्लेम करूंगा और फिर मैं नीचे जाके कौन सी डिडक्शन लूंगा, टीटीए, अगर मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं। एक बार इनकी लैंग्वेज पढ़ लो, हो सकता है इन्होंने एक लैंग्वेज और लिखी हो कि अगर आपका जॉइंट अकाउंट है ये 3500 की जगह 7000 हो जाता है, लिखा है इन्होंने, यहाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप सिर्फ इतना पढ़ो जितना यहां लिखा हुआ है। पढ़िए, ये क्या हो गया, 19,000 माइनस 3500 माइनस 10,000, अच्छा ठीक है 5500 हो गया ना, बस ठीक है, वैसे ही करा हमने भी। समझ आया कि नहीं आया भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है जीवन में आपके। इस क्वेश्चन के यहाँ पे हाईलाइट, और एक प्लीज हाइलाइटर ले लो ढंग के, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हाईलाइटिंग होनी है हमारे टैक्स के, क्योंकि सिलेबस काफी है, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर रहा हूँ। टैक्स का सिलेबस एक तरफ है, मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, काफी कुछ है इसके अंदर, हाईलाइटिंग नहीं करोगे तो बाद में आगे रिवीजन में बहुत दिक्कत आने वाली है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। आपके तो इतनी मतलब जबरदस्त हाईलाइटिंग होनी चाहिए कि पेज का पेज पूरा पूरा ऐसे पलटी जाओ सिर्फ हाईलाइटेड टेक्स्ट देख देख के, खासकर इन क्वेश्चंस वगैरह में, क्योंकि क्वेश्चन में आप सारा सारा कुछ दोबारा नहीं पढ़ सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात, जैसे इस पेज में सिर्फ ये वाला पॉइंट आपका हाईलाइट होगा, पोस्ट ऑफिस अकाउंट वाला, इस तरह से करना है हमने। और कोई डाउट आपकी घर से आई हो, 14 नंबर करा था ट्राई, करें हैं मतलब सारे क्वेश्चन सारे हो गए, हाँ जी 16 नेक्सन वाला, निक्सन यार ये तो कुछ नहीं है, दिन गिनने हैं बैठ के, हाँ वो लीप ईयर का तो नहीं फर्क, 20-21 की बात कर रहे हो, एक मिनट, कहाँ है 20-21, एक मिनट, 20-21 मिस्टर निक्सन लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया टिल 14 अगस्त व्हेन दे लीव अलोंग विद हिम फॉर हांगकांग। एक सेकंड यार, उनका नहीं पूछा हुआ, मैं तो इसकी निक्सन की बात कर रहा हूँ। 19-20 में कब आए हैं वो, आप 20-21 पूछ रहे हो, एक मिनट, 15 जून को आए ना, ऑन अ 2 मंथ्स लीव। 14 अगस्त कहाँ लिखा हुआ है, देख रहा हूँ एक सेकंड। 15 जून को जब वो आए तो हमने जून के कितने दिन लिए हुए हैं, 16, जून के सही है, जून के तो सही है, जुलाई के भी सही है, अगस्त के भी सही है, टोटल नहीं बन रहा, मैच हो रहा, क्यों 14 अगस्त तक कह रहा है बच्चा कि 14 तक रहे हो, अरे ऊपर लिखा हुआ ना, वो ये कह रहे हैं कि ये देखो ऊपर, मिस्टर निक्सन लेफ्ट बिहाइंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन इंडिया टिल 14 अगस्त व्हेन दे लीव अलोंग विद हिम फॉर हांगकांग। ये 14 अगस्त को चले गए ना, फिर 14 तक, हाँ तो साथ में तो चले गए, लिखा तो हुआ है 14 अगस्त है, ठीक है 14 अगस्त दिन ठीक है, गलत नहीं है, चलेगा। एक सेकंड, क्वेश्चन 1 पे आओ। अच्छा एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करा आपने, राकेश और अनीश वाला, ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना, लॉटरी हैं, क्योंकि इनमें ना मतलब सिर्फ आपको स्टेटस और टाइप ऑफ इनकम, सीधा बस आपको फिर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल करना होता है, फ्री के नंबर होते हैं। ये भी देखो पेपर में 10 नंबर का आया हुआ है,
और इसके ऊपर भी आपने देखा होगा गीता गीता और लीना वाला शायद क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी पेपर में 8-9 नंबर का है शायद, कितने का? 8 नंबर का। तो इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। मेरे को ये बताओ वैसे बाय द वे, इसमें आपको एक तो ये पॉइंट नया मिला होगा, एटीसी वाला, एटीसी वाला दिखा, एटीसी, ये एटीसी के साथ यहां लिख देता हूं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। कल्ला इंश्योरेंस नहीं बोलना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोलना है। क्यों सर? क्योंकि अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, मेडिकल इंश्योरेंस हुआ, वो 80D में कवर होता है। वो कहां कवर होता है? 80D। सर लाइफ इंश्योरेंस LIC वालों से लेनी है क्या? सुन लो, कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ LIC वालों को अगर मैं प्रीमियम दूंगा तो डिडक्शन मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप लाइफ इंश्योरेंस चाहे LIC वालों से लो, आप चाहे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लो, आप चाहे टाटा इंश्योरेंस खरीदो, ICICI वालों से इंश्योरेंस खरीदो, HDFC वालों से इंश्योरेंस लो, किसी से भी अगर आप इंश्योरेंस लेते हो जो अप्रूव्ड है, तो उसका लाइफ इंश्योरेंस आपको क्या हो जाता है? डिडक्शन। उसका प्रीमियम कितना प्रीमियम है यहाँ? 30K। सर एक बात बताओ, क्या 80C में सिर्फ यही कवर होता है? द आंसर इज नो। 80C अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है। 80C इंटर आलिया इंक्लूड्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसमें और बहुत कुछ है, क्योंकि आगे जाके फिर से कहीं आ जाएगा PPF, वहां भी 80C लिखा होगा, तो ये मत कहना सर 80C में तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था। 80C में बहुत कुछ है, 80C में बहुत कुछ है, सुन रहे हो? 80TTA तो आपने देख ही लिया। 5610 भी आ रहा है इसमें, दिखा? 50th बर्थडे पे इनको गिफ्ट मिले हैं, बताओ दोस्तों से 51,000 के शगन डाल दिए। टैक्सेबल है ना? तो आंटी जी का मतलब आंटी जी की ना तो शादी है और ना ही आंटी जी के दोस्त उनके रिलेटिव हैं, यस और नो? यानी 5610 का पॉइंट भी अब आपको क्लियर होने लग गया। क्वेश्चन 1 पे आओ। क्वेश्चन 1 हमारा पेंडिंग था, इसका बस आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज 72। एक ना इसमें एक डायन वाला भी था, डायना, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 4 का पॉइंट है वो, ये डायन में से डायन बोलता हूँ, डायन, ये वाला पॉइंट भी करवा दूंगा, D पॉइंट। पहले क्वेश्चन 1 सुन लो। क्वेश्चन 1, ये तो अभी रिसेंट पेपर का सवाल है भाई, नवंबर 2020, 5 मार्क्स। इस बार जो भी पेपर हुआ है दिसंबर 2021 का, जो बिल्कुल लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसमें भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना उसका पूछा है, बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड। मैं वो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लेना वैसे, बट वो क्वेश्चन आया हुआ इस पेपर में से, इस चैप्टर में से आया हुआ है। तो नवंबर 20 का देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिस्टर थॉमस, अ नॉन रेजिडेंट एंड सिटीजन ऑफ जापान। एक बात तो पक्की है, स्पेशल कैटेगरी में कवर नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये सिटीजन ऑफ जापान है, यानी इंडियन सिटीजन नहीं है ना। स्पेशल कैटेगरी 1, ना 2, ना 3, और मेरी उससे भी बच जाऊंगा वो जो 2 अमेंडमेंट्स हुई थी बजट 2020 वाली, क्योंकि वो उसमें भी एक जगह इंडियन सिटीजन है और एक जगह इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। सारा कुछ सोच लिया करो वो पढ़ते ही। सर क्या कुछ सोचे हम, बता रहा हूं ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने करी हैं हमारे प्रीवियस ईयर में, आपको टैक्स इंप्लीकेशंस बतानी है थॉमस के हैंड्स में एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और साथ में रीजनिंग देनी है। ठीक है, 4 पॉइंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं किस तरह से इन्होंने मार्किंग करी है, आई डोंट नो, बट लेकिन जो है वो आपके सामने है। ठीक है, फर्स्ट मिस्टर मार्शल से इन्हें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है जो कि नॉन रेजिडेंट है इंडिया के बाहर, और ये फंड्स मिस्टर मार्शल ने इंडियन कंपनी के डेट फंड में लगा दिए हैं इंटरेस्ट अर्न करने के लिए। पहले तो मेरे को आप ये बताइए, जो हमने सीखा था सेक्शन 9 में इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपको याद हो, इंटरेस्ट ऑन लोन इस तरह लिखा हुआ था हमने लेफ्ट साइड पे, यहां लिखा हुआ था गवर्नमेंट, यहां लिखा हुआ था आर, यहां लिखा हुआ था NR, मानते हो? यही था। ये तो ऑलवेज अक्रू राइज इन इंडिया करता था, ये वाला कब अक्रू राइज करता था? रेजिडेंट वाला, एनी पर्पस इन इंडिया, याद आ रहा है? सिर्फ एक यही वाला तो एक केस था NR वाला जहां बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया लिखा हुआ था। और अब मेरे को बताओ, जो ये मिस्टर मार्शल हैं, इन्होंने लोन लेकर क्या किसी बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया है, या उन्होंने तो किसी डेट में लगा दिया पैसा, डेट में लगा के इंटरेस्ट कमा रहे हैं? क्या ये एक रू राइज इन इंडिया करेगा? जी नहीं। देख रहे हो आप क्वेश्चन कैसे डिटेल में आपसे प्रोविजन चेक करता है। टैक्सेबल पता है क्यों आता है माइंड में, कि सर इंडिया में तो लगा दिए उसने पैसे, लेकिन सिर्फ मैंने एक जगह कहा था कि याद रखना आपको कि यहाँ बिजनेस या प्रोफेशन इन इंडिया में लगना चाहिए। एक काम करो, जहां हमारा वो टेबल है ना,
वो टेबल खोलो सामने, वो टेबल अपने सामने खोलो और टेबल का जो ये पॉइंट है यहां पे, इसके साथ कहीं रेफर करो। रेफर पेज 72 है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट है, ए पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, सुन रहे हो? जितना इस तरह से आप रेफर कर लोगे ना प्रोविजंस के साथ, उतना सुखी रहोगे बाद में। जितना आप साथ साथ में प्रोविजंस के साथ आप रेफरेंस देते रहोगे, उतने सुखी रहोगे बाद में। समझ आ गया जी कहां लिखने के लिए कहा है? यस और नो? सेकंड पॉइंट देखिए, पेज 72 रेफर करना है, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पॉइंट हो गया। पॉइंट 2, 10 लाख रिसीव करा है जापान से फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया। एक मिनट, 10 लाख रिसीव्ड इन जापान, अच्छा, फ्रॉम अ बिजनेस एंटरप्राइज इन इंडिया फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर स्पेसिफिक। एक अभी आपने जो पॉइंट नहीं पढ़ा था कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ, ये वो वाले पॉइंट में देखो लैंग्वेज में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले फर्स्ट का आंसर देखा आपने, फर्स्ट में तो उन्होंने कह दिया कि बिजनेस प्रोफेशन के लिए नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे टैक्सेबल इन इंडिया, यस और नो? और अगर आप ये सेकंड पॉइंट की लैंग्वेज देखो ना, जो हमने पढ़ा था लमसम रॉयल्टी अगर किसी नॉन रेजिडेंट को मिलती है इंडिया में सॉफ्टवेयर अलॉन्ग विद हार्डवेयर सप्लाई करने के, तो वो ग्रूराइज इन इंडिया नहीं करती, ये कर जाएगी। ये बारीकी के पॉइंट टेस्ट करे हुए इस क्वेश्चन में, पता लग रहा है? सोचो अगर ये बोल देते कि हार्डवेयर भी साथ में करा है, फिर ना वो भी लाइन लिखता कि अंडर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, जो वो लिखा हुआ है, फिर आप बोल देते ये ग्रूराइज इन इंडिया नहीं करेगा, फिर आपका आंसर बदल जाता। बहुत बारीकी के क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस और नो? ये दोनों पॉइंट्स आप देख लो अच्छे हैं, दोनों ही, फर्स्ट 2 दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं, यस और नो? थर्ड पॉइंट देखते हैं आपके माइंड में कितना गए। ये जो है ना मिस्टर थॉमस, ये साथ में न्यूज एजेंसी भी रन कर रहे हैं, एक मिनट पढ़ लेते हैं पहले। और उन्होंने 10 लाख रिसीव करें कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। पहले बताओ, इस वाले पॉइंट में ये था कि अगर ये फर्म है, कोई भी पार्टनर रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, वो यहाँ नहीं, वो सिनेमैटोग्राफी में था, वो भी ध्यान रखना। वैसे तो उन्होंने ऊपर लिख दिया मिस्टर थॉमस, ना वो इंडिया के रेजिडेंट है ना वो इंडिया के सिटीजन है, तो नॉन रेजिडेंट आदमी अगर इंडिया में आके न्यूज स्प्रेड कर रहा है और बाहर दिखाता है, क्या वो बिजनेस कनेक्शन बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। समझ आ रही है मेरी बात? और लास्ट पॉइंट क्या है? He entered into an agreement with SKK and Company, a partnership firm, for transfer of technical documents and design। ये सेम वही सोहम वाला जो क्वेश्चन हमने आज करा है, बिल्कुल वैसी लैंग्वेज है। For providing services to set up a denim jeans manufacturing plant in India, he charge, ये रुपीस होगा, टी लिखा हुआ है, he charge रुपीस 10 lakhs for services। पहले मेरे को ये बताइए, ये SKK and Company जो है, ये कहाँ की फर्म है बता नहीं रखा, और उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि एसकेके एंड कंपनी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, वो अल्टीमेटली अपना प्लांट कहां सेटअप कर रही है? इंडिया में। बताओ ये रॉयल्टी में आएगा कि टेक्निकल सर्विस फी? रॉयल्टी। वही है सेम जो भी सोहम वाले क्वेश्चन में करा है। पढ़ के देखो, देखो इनका आंसर, बताओ टैक्सेबल करोगे नहीं करोगे? करोगे, क्योंकि अग्रूराइज इन इंडिया करेगा। पढ़ो आंसर। इन्होंने तो देखो क्या बदतमीजी करी है, देखो इन्होंने रॉयल्टी ऑब्लिक फीस फॉर टेक्निकल सर्विस लिख दिया आंसर में, कि यार जो भी है सेम आंसर है। आप देख रहे हो, ये इनका सजेस्टेड आंसर है। देखो ये सजेस्टेड में है, मैं आपको क्लियर दिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये सजेस्टेड आंसर है, इन्होंने ऑब्लिक करके लिखा है। मेरी कंक्लूजन तो ये है कि अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि रॉयल्टी है तो रॉयल्टी लिख दो, अगर आपको लग रहा है नहीं कंफ्यूजन है तो आप ऑब्लिक करके लिख दो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। पर इन माय ओपिनियन अगर आपको क्लियर हो रहा है तो आप क्लियर कर दो वहां कि रॉयल्टी है भाई। क्वेश्चन प्यारी कैटेगरी का है, अभी स्टार मार्क कर लो उसके साथ, अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात और सुन लो, मैंने इस बार से एक बात सोची है कि जब मैं आपके टेस्ट लिया करूंगा,
मैं खुलेआम आपको ये बताया करूंगा कि इस टॉपिक में से जो हमारे चैप्टर के एंड में क्वेश्चन है या तो मेरा क्वेश्चन बैंक होगा उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मैं पक्का डाला करूंगा, ताकि बहाने से आप ये वाले क्वेश्चन पढ़ लिया करो सारे अच्छे से। वरना ना मैं कई बार देखता हूँ जो क्वेश्चन बैंक मैंने दिया होता है वो बच्चे पढ़ते ही नहीं है, बस मेन प्रोविजन पढ़ के आ जाते हैं कि सर ने क्वेश्चन तो नहीं डालने होते हैं। मैं इस बार कह के एसएम के अंदर या जो भी मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको दूंगा उसमें से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन डालूंगा, ताकि बहाने से आप ये वाले तो कम से कम अच्छे से पढ़ लो। और वैसे भी देखो ना, एक चैप्टर में इतने इतने क्वेश्चन डाले हुए हैं, मोस्टली रिपीट ही होते हैं क्वेश्चन। आपकी तसल्ली हो रही है क्वेश्चंस पढ़ के कि नहीं हो रही है, ये बता दो मेरे को। तसल्ली पूरी करा रखी है कि नहीं है? यस और नो? वैसे एक बार निगाह मारना उड़ती उड़ती क्वेश्चन, डायन वाला क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, 1 सेकेंड, 4 दिया हुआ है, होमवर्क दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट पेबल ऑफ ₹1 लाख ऑन मनी बोरोड फ्रॉम फ्रांस बाय मिस डायना अ नॉन रेजिडेंट फॉर बिजनेस एट बैंगलोर। पहले तो ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही इंटरप्रेट करनी है थोड़ी सी, बस और तो कुछ नहीं है इसमें। पहले मेरे को ये बताओ आप कौन हो? इंटरेस्ट पेबल ऑन मनी बोरोड फ्रॉम फ्रांस बाय मिस डायना। आप ये सोचो इंटरेस्ट किसको मिल रहा है? डायना को मिल रहा है कि किसको मिल रहा है? हाँ, मतलब आप इसको ये सोचो मनी बोरो करी हुई है फ्रांस से और ये पैसा किसने लिया होगा? डायना, ठीक है, डायन। ये लोन है और इसको इंटरेस्ट मिल रहा होगा, यस और नो? यानी और 1 सेकेंड, ये कौन है फिर? नॉन रेजिडेंट फॉर अ बिजनेस एट बैंगलोर। हाँ, डायन ही नॉन रेजिडेंट भी है, यानी दोनों ही नॉन रेजिडेंट इन्वॉल्व हैं। सुन रहे हो? पेपर में अंग्रेजी की वजह से क्वेश्चन ना हो तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूं दोनों ही एनआर हैं। तो डायन ने क्या करा बताओ? बिजनेस कहां सेटअप करा है? बैंगलोर में। सोर्स रूल लग जाएगा। बताऊं यहां पे कौन सा पॉइंट लग रहा है? वही वाला कि सामने वाला नॉन रेजिडेंट उस पैसे को यूज करे फॉर अ बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। वही वाला पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। उसमें 2-3 पॉइंट रिलेट हो गए। किसमें? इनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आपको आ रही है? अगर किसी को आ रही है प्लीज समझा दे। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूं जो 62 पेज पे मैंने टेबल आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड। देखो हेली लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी था, अगर आपको याद हो, काफी सारे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। एक मिनट, इसका आंसर तो पढ़ लो। आंसर पढ़ा आपने इसका? ये देखो, ये 915। अच्छा एक बात और बताऊं, 915 है ना जो, उसके ए पॉइंट में गवर्नमेंट वाला लिखा होता है, बी पॉइंट में रेजिडेंट वाला लिखा होता है, सी पॉइंट में नॉन रेजिडेंट वाला लिखा होता है। ये भी आपको मैं बारीकी की पॉइंट बता रहा हूं। अगर आपसे ना लिखा जाए तो आप लिख देना इंटर आलिया इन इनकम टैक्स एक्ट। एक्चुअल में सेक्शन 9 लिखाना अकेला तो भी चल जाएगा। सुन रहे हो? वैसे मैं आपको बताऊं, 911 बिजनेस कनेक्शन, 912 सैलरी कहां पे क्रूराइज करेगी, 913 इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, इसकी सैलरी इनकम क्रूराइज इन इंडिया करती है। 914 ये डिविडेंड होगा मेरे हिसाब से, नहीं 914 तो ये वाला होगा एक, हाँ 914 डिविडेंड होगा। 915 ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, 916 ये रॉयल्टी है, 917 ये टेक्निकल सर्विस फी है। ऐसे हो जाते हैं याद, हैं जी? नहीं ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे, मैं तो आपको कह रहा हूं। बाकी देखो यार, बार बार जितनी बार पढ़ते रहोगे चीजें याद होती रहेंगी धीरे धीरे। 911 बिजनेस कनेक्शन, 912 सैलरी, 913 सैलरी टू एन इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड आउटसाइड इंडिया, 914 डिविडेंड, 915 इंटरेस्ट ऑन लोन, 916 रॉयल्टी, 917 टेक्निकल सर्विस फी। और याद करो शुरू में हमने सिर्फ ये लिखा हुआ सेक्शन 5 to 9 रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, तो 9 में कितना कुछ आ जाता है। तो अब आप सोचो 15 to 17 सैलरी, उसमें भी कितना कुछ आ सकता है।
तो एक एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, क्लॉजेज, जब ये सारे पढ़ने होते हैं तो चैप्टर लेंथी हो जाते हैं। आप प्लीज चैट छोड़ देंगे। पटिया गया मुंडा साडा। हाँ जी बोलो, क्लियर है? एक बात याद रखना, इस चैप्टर के एक तो एग्जाम्पल 2-3 हमारे क्वेश्चन कॉपी में लिखने वाले रहते हैं, वो भूल मत जाना। और 1-2 चीजें इसकी बिजनेस कनेक्शन से रिलेटेड, जिसपे क्वेश्चन कोई नहीं है वैसे बैक क्वेश्चंस में, बट उसको मैं पढ़ा दूंगा एक बार, ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी बाद में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।